तो आज का नेक्स्ट टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो क्या था फोर्स ऑफ बायंसी? whenever any object, any body completely or partially immersed or dipped in a liquid, water बोल सकते हैं बट जनरल बात करें तो in a liquid, about the body experiences an upward force. This upward force is called force of buoyancy. buoyant force भी बोल सकते हैं, force of buoyancy भी बोल सकते हैं, buoyant force भी होता है, सेम बात है। ओके, नेक्स्ट आज का हेडिंग लिखना है आपको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो पूछा जा सकता है आपसे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखें, लिखिए। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। तो आपको स्टेटमेंट थोड़ा रुक कर लिख पाएंगे, पहले इधर देख लो। तो एक कंटेनर, एक चैम्बर आप देखें जिसमें कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। ओके, इस लिक्विड की कुछ डेंसिटी होगी, रो डेंसिटी का कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। अगर इस चैम्बर में कोई बॉडी इस तरह से इमर्स्ड है कि इसका कुछ पोर्शन तो अंदर है, रेस्ट ऑफ पोर्शन बाहर भी दिखाई दे रहा है ना। तो एक बॉडी है जिसका काफी सारा पोर्शन अंदर है और कुछ पोर्शन बाहर भी है। लेट बॉडी का जो कंप्लीट वॉल्यूम है वो V है। बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर इमर्स्ड हो गया है, डिप हो गया है, अंदर हो गया है, वो है V1। रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा? V माइनस V1। तो V माइनस V1 वो वॉल्यूम है जो अभी भी एयर में है, बाहर है, ठीक है। तो आपको बता दिया बॉडी का पूरा वॉल्यूम है V, उसमें से V1 वॉल्यूम लिक्विड के अंदर डिप्ड है और रिमेनिंग वॉल्यूम V माइनस V डैश, V माइनस V1 अभी भी बाहर है, ठीक है। अगर इस बॉडी की डेंसिटी आपको कह दें, लेट बॉडी की डेंसिटी है रो डैश, लिक्विड की डेंसिटी रो है, बॉडी की डेंसिटी है रो डैश। बॉडी का मास कितना होगा? तो हम जानते हैं मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम इनटू इस बॉडी, इस बॉक्स का डेंसिटी, दिस इज मास ऑफ द बॉडी। ट्रू। ओके, वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा? तो हम कह सकते हैं W इक्वल टू mg। ट्रू, ये होगा वेट। और मास क्या है? ये रहा, ठीक है। अगर टोटल वेट ही लिखना है तो वेट ऑफ द बॉडी को आप कैसे लिखेंगे? W इक्वल टू V रो डैश G, दिस इज वेट ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड के सरफेस पर इक्विलिब्रियम में है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, इसका मतलब बॉडी के वेट को किसने बैलेंस कर लिया? बॉयंट फोर्स ने। फोर्स ऑफ बॉयंसी बताया था, अपवर्ड। तो अगर कोई बॉडी कंप्लीटली या फिर पार्शियली लिक्विड में डिप्ड है तो 100% इस बॉडी पर अपवर्ड फोर्स होगा और कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं बॉयंट फोर्स को, बॉयंसी फोर्स को। तो इस कंप्लीट, इस कैपिटल यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? W के, ठीक है। और ये कैपिटल यू क्या होता है? एक्चुअल में ये कैपिटल यू इस बॉडी ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड के मास के इक्वल होता है। यहां ध्यान दें आप, पहले इस वॉल्यूम में, किस वॉल्यूम में? V1 वॉल्यूम में। ये कितना वॉल्यूम है जो लिक्विड के अंदर है? V1 वॉल्यूम। इस V1 वॉल्यूम के प्लेस पर कौन था? वो लिक्विड। पर जैसे ही बॉडी अंदर चली गई, लिक्विड वहां से चला गया। तो बॉडी ने V1 वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया, किसका? लिक्विड का। बॉडी ने V1 वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया, किसका? लिक्विड का। तो बताइए V1 वॉल्यूम जो है
उसका वेट कितना होगा। V1 वॉल्यूम जो लिक्विड का चला गया ना, यहाँ से यहाँ पहले लिक्विड था, अब वो यहाँ नहीं है बिकॉज बॉडी आ गई है। और कितना वॉल्यूम आ गया बॉडी का अंदर, V1 वॉल्यूम। तो बॉडी ने V1 वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस कर दिया है। तो बताइए द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड V1 रो G। ये V1 इंटू रो क्या है, मास ऑफ द लिक्विड, और G से प्रोडक्ट कर दिया तो वेट ऑफ द लिक्विड। V1 यूज लिया देखो, V1 तो बॉडी जितना अंदर जाएगी उतना वाटर उस प्लेस से चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब आर्किमिडीज ने क्या बताया था वो सुनिए। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी कंप्लीटली और पार्शियली फेस पर इक्विलिब्रियम में तभी होगी, इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब बॉडी का डाउनवर्ड वेट बॉयंसी के इक्वल होगा, बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा। और बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके इक्वल होता है ये बताया था आर्किमिडीज ने। फोर्स ऑफ बॉयंसी इस W डैश के इक्वल। आपका कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ हो गया है तो अब ये सिर्फ सही। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए बहुत बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। लिखिए, आपने कुछ स्टार्ट तो कर दिया था अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लिखिए, व्हेन अ बॉडी इज डिप्ड इन अ लिक्विड, व्हेन अ बॉडी इज डिप्ड इन अ लिक्विड, then the force of buoyancy, which acting on the body, then the force of buoyancy which acting on the body is equal to weight of displaced, is equal to weight of liquid displaced, अभी नहीं लिखे, weight of liquid which displaced by the body is equal to weight of liquid which displaced by the body, full stop। तो फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग पहले होती है देन मेमोराइजिंग। अगर आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंट समझकर बिना समझे लर्न करने लग जाएं, हो सकता है आप सक्सेसफुल भी हो जाए, लर्न कर लें, बट हो सकता है एग्जाम में आपको याद ही नहीं आया, आप गड़बड़ कर दे। बट अगर आपका अंडरस्टैंड किया हुआ है, समझा हुआ है, तो बात को समझते कैसे हैं। ये वो बॉडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं और ये किसी लिक्विड में डिप्ड है, आपको कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और जो बॉडी का पोर्शन लिक्विड के अंदर है उसका वॉल्यूम मैंने कह दिया V1, ठीक है। तो बॉडी के V1 वॉल्यूम ने लिक्विड के V1 वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर दिया। बॉडी के इस V1 वॉल्यूम ने लिक्विड के V1 वॉल्यूम को यहां से हटा दिया और खुद आ गया उसकी जगह। तो लिक्विड के V1 वॉल्यूम का मास ये होगा, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और मास इनटू G क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड। और आर्किमिडीज ने कहा था ये वेट एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, बॉयंसी के, या बॉयंसी किसके इक्वल होती है, इस वेट के। दैट्स इट। अब
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ V1 रो जी इक्वल टू V रो डैश जी। हुआ क्या, हाँ या ना बताओ, वो सही लिखा हुआ है क्या? LHS क्या है, घर से भी बोल सकते हैं, ये LHS पूरा क्या है, P1 रो जी। ये LHS क्या है, किसी वर्ड में बोलना है आपको। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। V1 क्या वॉल्यूम है आप देख लो, रो किसकी डेंसिटी है आप देखो, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ओके, RHS क्या है, सिस्टम कहो या बॉडी कहो, है ना, वेट ऑफ द बॉडी, इस पूरे बॉक्स का जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसका पूरा वॉल्यूम मैंने V कहा था, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो डैश, है ना, दिस इज व्हाट वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इस बॉडी के वेट को कौन बैलेंस कर लेता है, ये वाला वेट, और इस वेट की डायरेक्शन एक्चुअल में तो वेट है, बट ये वेट किसके इक्वल है, फोर्स ऑफ बॉयंसी, और बॉयंसी फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड्स होता है। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ये बॉयंसी फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जिसको आपने यहाँ पर अगर W डैश कहा है तो ओके। तो प्रिंसिपल तो लिख दिया, अब एक डायग्राम फेयर मैं भी बना देता हूँ, आप भी बनाएं, और उसके अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा इक्वेशन आप देखेंगे। तो कोई है समझदार जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखा, थोड़ा समझा और याद हो गया, अगर समझा है तो फिर चुटकियों का काम है याद करना, और समझ वो सकता है जो थोड़ा सा है ना घर से निकलते हैं मन से कि भाई कुछ सीख के आना है, कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। भाई आपका कुछ लाइफ में गोल तो होगा, जब डिटरमेंट हो, जब थोड़ा डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है ना टुवार्ड्स द गोल, तब फोकस बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाता है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कुछ बच्चे मोस्ट ऑफ पढ़ने ही आते हैं और पढ़ते ही हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा है ना, अब फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है तो फिर है ना उनसे बात करने में भी बड़ा अच्छा लगता है, इसका मतलब पढ़ाई में कम अच्छा लगता है, और उसका मतलब जो आपका गोल है ना वहां से डिटर्मिनेशन लूज हो रहा है, कुछ हो रहा है तो उसके पीछे जरूर कॉज होता है, वो कॉज बता रहा हूँ आपको। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि यस सर, तो अच्छा लगा कि इसका मतलब अटेंटिव है, मन से बैठे हैं। ओके, तो एक फटाफट जो डायग्राम अभी आपको दिखा रहे थे उसको फेयर कर लेते हैं। जब लास्ट क्लास हुई थी तो कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ पूछ रहे थे ना कि जो शिप्स और जो बोट्स होती है उनमें भी यही काम करता है क्या, बिल्कुल यही काम करता है। शिप बोट के जो वेट हैं उनको बैलेंस कौन करता है, बॉयंसी फोर्स, बॉयंट फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी, और वो फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके इक्वल होता है, बॉडी ने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया है उस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। This is the body. Okay, rho is the density of liquid, rho dash is the density of the body. ओके, डायग्राम में तो इतना ही दिखाना है, चलिए हम वेट दिखा देते हैं। अपवर्ड होता है बॉयंसी फोर्स, डाउनवर्ड होता है वेट। सेंटर ऑफ मास से मैं W दिखा रहा हूं, और ये W क्या है, V रो डैश G, ये दिख रहा है आपको, V रो डैश G, V यस सर। volume of the body, okay, V volume of the body, rho dash density of the body, and G gravitational acceleration. Okay, इतना ही दिखाना है डायग्राम में, तो डन। फटाफट लिखिए इसके नीचे कुछ, if V1, if V1 कैपिटल V है ना,
if V1 be the volume of the body which, if V1 be the volume of the body which dipped in the liquid, which dipped in the liquid, which dipped in the liquid, then V1 is also, then V1 is also volume of displaced liquid, then V1 is also volume of displaced liquid. बात सही है? ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू फुल स्टॉप लगाकर अब लिखना, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, the force of buoyancy, according to Archimedes principle, the force of buoyancy U equal to, बताइए क्या लिखूं, weight of displaced liquid, तो देखिए volume of displaced liquid, density of liquid into G, तो ये बताया आर्किमिडीज ने, the force of buoyancy is equal to weight of displaced liquid. ओके, अब दूसरी बात, ये buoyancy force किसको बैलेंस करता है? बॉडी के वेट को, है ना? नेक्स्ट स्टेप में V रो डैश G, V रो G, तो हमेशा एक एक बात पर फोकस करें, ओनली U इक्वल टू V रो डैश G क्यों आया उसी पर फोकस करें। तो डायग्राम में दिख रहा है, अपवर्ड है U, डाउनवर्ड है वेट, और U किसको बैलेंस कर रहा है? बॉडी के वेट को, बॉडी को नीचे इमर्ज्ड होने से बचा कौन रहा है? U। इसका मतलब U किसके इक्वल है? बॉडी के वेट के, बॉडी के वेट, और बॉडी का वेट कितना है? V टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, रो डैश डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू G तो करना ही है ना? दैट मींस V अपॉन V डैश इक्वल टू रो अपॉन V अपॉन V1 इक्वल टू रो अपॉन रो डैश। तो यहां पर एक रेशो आपके सामने है, इसमें ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। V तो टोटल वॉल्यूम है और V1 कुछ उसका पोर्शन है, तो आप भी समझ सकते हैं रो लिक्विड की डेंसिटी है, रो डैश बॉडी की डेंसिटी है, कौन ज्यादा है डेंसिटी? रो डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना? लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी बॉडी से, तभी तो बॉडी सरफेस पर फ्लोट करेगी। अगर इक्वल हो जाए तो पूरी की पूरी बॉडी अंदर इमर्ज हो जाएगी और फ्लोट करेगी, और अगर उल्टा हो जाए, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से, तो ये बॉडी पूरी अंदर चली जाएगी, है ना? पूरा जो बॉयंसी फोर्स है वो वेट को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रेशो हमें बताते हैं, ये रेशो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें तो बात ही अलग है, उसमें तो पंपिंग सिस्टम और बहुत कुछ होता है। सबमरीन्स का तो टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं हम। बोट है ना, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस कर देती है। बोट जिस प्लेस पर है वाटर के सरफेस पर, वो थोड़ा सा डाउन जाता है सिस्टम, और कुछ वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस कर देती है, और जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया है उतना ही बॉयंसी फोर्स बोट पर ऊपर की तरफ लगता है, और वो वेट को बैलेंस कर लेता है। ये शिप और बोट में होता है, सबमरीन्स में तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, है ना? उनकी स्पीड कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए बहुत कुछ होता है ना? फैंस होते हैं, पंपिंग सिस्टम होता है, बहुत कुछ होता है। ओके, तो डन। तो ये न्यूमेरिकल में तो कभी शायद ही काम में आए, बट इससे एक इंफॉर्मेशन पता लग रही है डेंसिटी के रिगार्डिंग, डेंसिटी के रिगार्डिंग कि V1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? V हो सकती है।
सोचिए आप, V1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? V हो सकती है। तो रो डैश की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? रो। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं। अगर ज्यादा कर दी तो फिर बॉडी पूरी इमर्स्ड हो जाएगी, डूब जाएगी, नीचे चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक टॉपिक है स्ट्रीमलाइन फ्लो देन टर्बुलेंट फ्लो। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? तो अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो लिक्विड के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब वो फ्लो कैसा होता है, बड़ा माइक्रो लेवल पर है ये, बट बात को समझना है आपको। आपने शायद देखा हो, अगर वाटर का बहुत स्लो फ्लो हो रहा है, किसी प्लेस से वाटर का बहुत स्लो फ्लो हो रहा है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है वाटर, नो एयर बबल, नो एनी शेक, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर दिखता है, क्लीन। और अगर वाटर का बहुत फास्ट फ्लो हो रहा है, बहुत फास्ट फ्लो, तो वहां पर आपको बिल्कुल जिगजैग होते हुए वाटर दिखता है, अनइवन उसका डायरेक्शन हो सकता है मॉलिक्यूल्स का। तो इस बेसिस पर दो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। पहला हेडिंग लिखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो लिख दिया। क्या होता है पहले समझ लें, पहले इधर देख लें। लेट ये कोई डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड में लिक्विड भी आ सकते हैं, फ्लूइड में गैसेस भी इंक्लूड होती है। लिक्विड या गैसेस अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स आप देखें। यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये मैं कुछ माइक्रो लेवल पर दिखा रहा हूं। लेट इस पार्टिकल को देखें सबसे पीछे, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा? जस्ट इसके पहले वाला जो पार्टिकल है ना, उसके। और ये पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा? जस्ट इसके आगे वाला जो है। तो अगर प्रीसीडिंग पार्टिकल, प्रीसीडिंग मतलब जस्ट आगे वाला, कोई पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को ही फॉलो करे, अगर लिक्विड का ऐसा कुछ फ्लो हो रहा है, अगर फ्लूइड का ऐसा कुछ फ्लो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। आगे वाले मॉलिक्यूल को पीछे वाला फॉलो करता रहे तो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है? दी फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच, सुन लो पहले, दी फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच every particle of fluid, every particle of fluid follows its preceding particle। its preceding particle मतलब उसके आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता रहता है। लिखिए, the flow of fluid, the flow of fluid in which particles of fluid, in which particles of fluid follows, in which particles of fluid follows their preceding particles, follows their preceding particles, follows their preceding particles। जस्ट आगे वाले पार्टिकल को पीछे वाला फॉलो करता रहे, तो इसे तो हम कहते हैं मैनर फुल फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो को आप डायग्राम में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाते हैं? कुछ इस तरह से, जैसे ये एक लाइन है मॉलिक्यूल्स की और ये दूसरी लेयर है, दूसरी लेन है मॉलिक्यूल्स की, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो कुछ स्ट्रीम लाइंस हम दिखा रहे हैं, 4 स्ट्रीम लाइंस हमने दिखाई है, जस्ट एक के पीछे दूसरे, आपको भी डायग्राम में दिखाना है स्ट्रीम लाइन फ्लो। देन एक टाइप और है, दो ही है फ्लो के, स्ट्रीमलाइन और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो तो स्ट्रीमलाइन से बिल्कुल अलग होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो जो दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन कर लेता है उसके लिए लर्न करना बहुत इजी हो जाता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है वो हमने समझा, देखा। अब टर्बुलेंट की बात करें
तो टर्बुलेंट में हम कहते हैं लिख लें, लिखिए, the flow of fluid in which the flow of fluid in which particles of fluid moves randomly on zigzag path, moves randomly on zigzag path, is called turbulent flow, तो मतलब अनइवन फ्लो होता है ये, अनइवन बिल्कुल। इसका डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है और ये इस तरह से घूम गया वाटर, है ना, इस तरह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर मोशन हो गया, तो यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, वाटर के पार्टिकल कहीं भी मोशन कर सकते हैं, कहीं भी, इस तरह से। तो कुछ अनइवन डायग्राम आप दिखा दें, ओके, ठीक है। तो ये तो बड़ा मैनरफुल फ्लो है, और ये है टर्बुलेंट, जिगजैग, अनइवन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पर रूल रेगुलेशन था, क्या था, पीछे वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता रहेगा, ये रूल था। यहाँ पर नहीं है तो कौन सा फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। हाँ, एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी है, लिखना नहीं है आपको। अगर कोई फ्लूइड स्लो स्पीड से फ्लो कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, और अगर कोई फ्लूइड गैस हो या लिक्विड हो फास्ट फ्लो कर रहा है तब वो टर्बुलेंट हो जाता है, अनइवन हो जाता है, टर्बुलेंट। जैसे कोई रिवर बहुत हाइट से आ रही है तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है तो टर्बुलेंट हो जाती है। और अगर रिवर्स में हमारे अर्थ पर ऐसा होता है, कंट्री में आप देखेंगे तो हाइट से अगर रिवर आ रही है तो उसका फ्लो फास्ट होता है, बट जब जो बहुत फ्लैट एरियाज आ जाते हैं ना, फ्लैट एरियाज, ग्राउंड एरियाज आ जाते हैं, वहां पर वो रिवर बहुत स्लो हो जाती है, तो वहां पर उसका वाटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, बहुत मैनरफुल फ्लो होता है। बहुत बार तो बहुत ध्यान से देखना होता है फ्लो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे स्टिल वाटर जैसा इल्यूजन भी हो जाता है, तो वो होता है स्ट्रीमलाइन, स्लो फ्लो। और बहुत फास्ट फ्लो होता है टर्बुलेंट, नो रूल रेगुलेशन इज देयर, ओके। देन एक, अभी मैंने इन पर इंपॉर्टेंट अप्लाई करने के लिए नहीं कहा, इंपॉर्टेंट एक तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। अब एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आने वाला है जो कि है विस्कोसिटी, नाम सुना होगा शायद आप, विस्कोसिटी। तो हेडिंग लिखना है आपको, विस्कोसिटी। अभी कहाँ बर्नौलीज, पहले विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे। हाँ सुन लो, वो एक पैकेज होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देन बर्नौलीज प्रिंसिपल, देन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये एंडिंग पार्ट करिए, बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट और थोड़े से, है ना, हेल्दी टॉपिक्स हैं। उससे पहले आपको थोड़ा वार्म अप करवा दें, है ना। एक टॉपिक और हमें करना था, पास्कल्स लॉ कर लिया ना, प्रूव हो गया था ना, P इक्वल टू PV। चलिए, क्लोज्ड चैम्बर वाला डायग्राम बन गया था, ठीक है। विस्कोसिटी पर आ सकते हैं आप। विस्कोसिटी नाम सुना है सभी ने, कहाँ पे सुना है, केमिस्ट्री में सुना है, घर से कोई बोल रहे हैं, होता है क्या केमिस्ट्री में विस्कोसिटी, तो बताओ क्या होता है। अब वाटर पे गाड़ी अटक जाती है, लिक्विड तो कोई सा भी हो सकता है, फ्लूइड कोई सा भी हो सकता है सर। हाँ, लिक्विड की प्रॉपर्टी जो उसको फ्लो होने से रोकती है। हाँ भाई, ये सही बात लगी, आप भी यही बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, घर से भी कह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। अब लिक्विड वर्ड ले लिया ना, वहां आप थोड़े से, होता है ना, एक तो होता है आप ओपन माइंडेड है, एक होता है थोड़ा सा नैरो माइंडेड है, तो ऐसा लगता है कि लिक्विड पे ही आपकी लाइफ रुक गई, जबकि फ्लूइड गैसेस भी होती है, फ्लूइड लिक्विड भी होते हैं। तो एक्चुअल में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच
देयर इज रेजिस्टिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स वर्क्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब अगर लिक्विड की एक लेयर कम वेलोसिटी से मोशन कर रही है या मोशन नहीं कर रही है और ऊपर वाली लेयर ज्यादा स्पीड से मोशन कर रही है, तो रेस्ट वाली लेयर मूविंग लेयर को रिटार्ड करती है, ब्रेक लगाती है, रोकती है। इसको आप लिक्विड फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। लिक्विड की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन क्या होता है? विस्कोसिटी। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं लाइक पेट्रोल और भी, उनमें विस्कोसिटी बहुत कम होती है, वाटर में थोड़ी ज्यादा होती है, अगर कोई ऑयल है तो और ज्यादा होती है। अगर हनी आपने देखा है नॉर्मल टेम्परेचर का 30 डिग्री, उसमें भी काफी विस्कोसिटी होती है, बहुत ज्यादा। और एक टार होता है, कोल टार क्या बोलते हैं उसको, टार ही होता है वो, उसकी और ज्यादा विस्कोसिटी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से लेयर में रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है? फ्लो पर ब्रेक लगाता है, फ्लो पर ब्रेक लगाता है। तो आपने एक बात सही बोली, प्रॉपर्टी। एक्चुअल में क्या है? ये प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या करती है उससे डेफिनेशन बनती है। तो हेडिंग तो लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। लिखिए, इट इज मतलब विस्कोसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। तो लिक्विड के प्लेस पर आप हमेशा वर्ड यूज लें फ्लूइड्स, जनरल डेफिनेशन लिख रहे हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ fluids due to which an opposing force always works between two liquid layers, अब अपोजिंग फोर्स समझ गए? किसका अपोजिशन? रिलेटिव मोशन का, है ना। अगर एक लेयर रेस्ट पर है, दूसरी लेयर उसके ऊपर स्लाइड कर रही है, तो रेस्ट वाली लेयर मूविंग लेयर को रिटार्ड करती है, उसके मोशन का अपोज करती है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? इट इज प्रॉपर्टी वर्ड आ गया ना, अंडरलाइन कर देना उसको एक। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू विच, आगे क्या लिखा? ड्यू टू विच एन अपोजिंग फोर्स ऑलवेज वर्क्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स। ठीक है, फुल स्टॉप। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स ड्यू टू देयर रिलेटिव मोशन, ज्यादा बेटर रहेगा अगर लिख देते हैं तो, ड्यू टू देयर रिलेटिव मोशन, देयर फॉर लिक्विड लेयर्स, देयर किसके लिए? फॉर लिक्विड लेयर्स। ओके, विस्कोसिटी हो गया। तो विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का भी रोल होता है। अगर टेम्परेचर कम होता है विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। आप इस पर ज्यादा इफेक्ट देखेंगे हनी पर। हनी का टेम्परेचर लो होता है तो उसका फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, रीजन विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है। उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दो, विस्कोसिटी कम हो जाती है, उसका फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। तो विस्कोसिटी पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपना इफेक्ट डालते हैं। अगर कोई लिक्विड है उसके अंदर दूसरी इंप्योरिटी मिक्स कर दी, जैसे वाटर के अंदर बहुत सारा सॉल्ट मिक्स कर दिया, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का रोल होता है, और अगर मॉलिक्यूल्स दूसरे आ जाएंगे तो डिस्टर्ब तो होगा सिस्टम। ओके, तो विस्कोसिटी की बात हुई। इसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, लाइक आप भी जानते हैं जब रेनी सीजन होता है, रेन ड्रॉप्स ऊपर से नीचे आती है, तो वो हमें जब हिट करती है तो कुछ तो लगता है ना कि हाँ हिट कर रही है रेन ड्रॉप्स, है ना। बट रेन ड्रॉप्स ज्यादा स्पीड से हिट नहीं करते, इतना होता है कि हम सहन कर सकते हैं। सही बात है। अगर एयर में विस्कोसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती तो रेन ड्रॉप्स लाइक अ बुलेट बहुत बहुत फास्ट स्पीड से आती, अगर एयर में विस्कोसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती तो। बट होती है, रेन ड्रॉप्स का फॉर्मेशन बहुत हाइट पर होता है, इतनी हाइट से नीचे आते आते ग्रेविटी उसकी स्पीड बहुत बहुत बढ़ा देती, बट ऑपोजिट टू इट
एयर रेजिस्टेंस उसको रिटार्ड भी करता रहता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरह से होती है कि हम उसको थोड़ा सा है ना एडजस्ट कर लेते हैं, हम उसको सहन कर लेते हैं। तो एयर गैस है या लिक्विड है? एयर गैस है। तो जो हमने वर्ड लिखा है ना फ्लूइड, एयर में भी विस्कोसिटी होती है। आप जानते हैं जो सुपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह होते हैं ना, वो जब बहुत फास्ट चलते हैं तो एयर से उनका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, उनके बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, ये बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी होती है, एयर रेजिस्टेंस होता है। ओके, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। नेक्स्ट आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, पहले टाइम बता दो कितना हुआ। 15 है ना, ठीक है। देखिए एक डेफिनेशन है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बात करते हैं क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो रेन ड्रॉप की मैं बात कर रहा था ना, अब इसको हम अगर दूसरे केस में देखें, रेन ड्रॉप्स लिक्विड है और रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे आ रही है तो किस मीडियम में आ रही है, आसपास क्या है, एयर है ना। तो एयर मीडियम में लिक्विड नीचे आता है, सही बात है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है एयर से। अगर मैं एक मेटेलिक स्फीयर ले लूं, एक छोटा मेटेलिक स्फीयर, मेटल की डेंसिटी लिक्विड से भी ज्यादा होती है। तो मैंने अगर एक बहुत बड़े लिक्विड कॉलम में, बहुत बहुत लॉन्ग है लिक्विड कॉलम, जैसे आप किसी ओशियन की बात करें तो ओशियन की डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, तो हमने एक उसमें एक लिक्विड कॉलम कंसीडर किया हुआ है और हमने ऊपर से क्या ड्रॉप कर दिया, एक मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर जिसकी डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ दिस मेटेलिक स्फीयर, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ दिस मेटेलिक स्फीयर एंड W इज द वेट ऑफ दिस मेटेलिक स्फीयर। बताइए इसका वेट क्या होगा। मैंने आपको रेडियस दिखाई है, मैंने आपको उसकी डेंसिटी सिग्मा बता दी है। मेटेलिक स्फीयर का वेट क्या होगा। अब कैपिटल V क्या होता है, ठीक बात। तो V सिग्मा G, V इंटू सिग्मा मास, भाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास ही होगा। और वॉल्यूम क्या होता है किसी स्फीयर का, आप सब अच्छे से जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो अगर आपको किसी मेटेलिक स्फीयर का रेडियस और उसकी डेंसिटी दे दें तो आप उसका वेट बता सकते हैं, ठीक है, मास इनटू जी। इस पर अगर ये लिक्विड के अंदर डिप्ड है और इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो इस मेटल के स्फीयर पर फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर की तरफ होगा, आया ना। और फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड वो भी होगा। तो नीचे की तरफ तो होगा इस बॉडी का खुद का वेट, ऊपर की तरफ होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी। बट एक और फोर्स होता है, जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है ये स्पीड अप होती जाती है। अगर आपने यहाँ पर छोड़ा तो U इक्वल टू 0 पर ड्रॉप किया, बिकॉज मेटल का स्फीयर है, तो आपको अगर ट्रांसपेरेंट आपने सिस्टम बना रखा है तो आप मेटेलिक स्फीयर को नीचे जाते हुए देखेंगे और आप क्या देखेंगे, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। बट ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता है कि स्पीड बढ़ती ही जाएगी। एक मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड को मेटल का स्फीयर गेन कर लेता है, उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती है सुनिए, जैसे जैसे मेटल का स्फीयर नीचे जाएगा इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, पहली बात। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है वैसे वैसे ये लिक्विड बॉडी पर विस्कॉस फोर्स अप्लाई करता है, विस्कॉस फोर्स। और विस्कॉस फोर्स किसका अपोज करता है, मोशन का, बिकॉज बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो विस्कॉस फोर्स मोशन का अपोज करने के लिए किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये F जो मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड विस्कॉस फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये बॉडी यहाँ से पास होगी तो लिक्विड लेयर्स को डिस्टर्ब करेगी और लिक्विड लेयर्स क्या अप्लाई करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कॉस फोर्स। विस्कॉस फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्पीड।
जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी विस्कॉस फोर्स बढ़ता जाएगा। जब विस्कॉस फोर्स बॉयंसी फोर्स वेट के इक्वल हो जाएंगे तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा? ये दोनों मिलकर वेट को बैलेंस कर लेंगे तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? थोड़ा तेज बोलो। 0। बॉडी पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो बॉडी की जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। उस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जो रेन ड्रॉप्स हमको हिट करती है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी से ही करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आती है रेन ड्रॉप्स नीचे। रीजन ये दोनों इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब रेन ड्रॉप के केस में बॉयंसी फोर्स तो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि रेन ड्रॉप्स किसको डिस्प्लेस करती है? एयर को। एयर का वेट बहुत कम होता है तो उसमें ज्यादा कौन होता है? विस्कॉस फोर्स। विस्कॉस फोर्स जब वेट को बैलेंस कर लेता है तो रेन ड्रॉप्स का नेट फोर्स 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो रेन ड्रॉप्स किस स्पीड से आती है? कांस्टेंट स्पीड से हमको हिट करती है। अगर सर आप म्यूट हो गए। हाँ, फिर पहले से अनाउंसमेंट हो जाता भाई रेन ड्रॉप होने वाला है, सब अंदर घरों के अंदर। और हो सकता है कुछ अपने घर पर मेटल की शीट सबसे ऊपर लगा कर रखते, सही है ना? क्योंकि हाँ आइस पीसेस भी तो कभी कभी आते हैं, वो तो फिर बहुत अच्छा धमाका करते हैं। चलिए हमें डेफिनेशन लिखनी है, एंड करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। लिखिए when a body is dropped in a fluid, when a body is dropped in a fluid, then its speed increases, ब्रैकेट में लिख देना इनिशियली। ओके, कॉमा, आगे लिखिए आफ्टर सम टाइम the body moves with a constant maximum speed. After some time the body moves with a constant, क्या लिखा? a constant maximum speed which is called terminal velocity of the body, which is called terminal velocity of the body, which is called terminal velocity of the body. अब एक फॉर्मूला जो आपके सिलेबस में तो नहीं है बट आपको लर्न करना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट थे स्टॉक, तो साइंटिस्ट के नेम पर फॉर्मूले का नेम भी वही है, स्टॉक्स फॉर्मूला। तो स्टॉक ने किसके रिगार्डिंग अपना फॉर्मूला रिलीज किया था? तो स्टॉक ने विस्कॉस फोर्स के लिए एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से, और वो फॉर्मूला क्या था? 6 पाई नीटा आर वीटी। तो यहाँ कौन क्या है सुन लो, 6 तो 6 नंबर है, पाई 3.14 जिसकी वैल्यू होती है। ये नीटा जो है ना, ये नीटा या ईटा क्या बोलते हैं उसको, अब इस पे भी डिबेट हो सकती है, पता लगा के, है ना? तो इसको ईटा है ना, 6 पाई ईटा आर वीटी। तो ईटा क्या है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और आर क्या है? अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी के लिए ही दिया था स्टॉक ने अपना फॉर्मूला, ओनली स्फेरिकल बॉडी के लिए। रेन ड्रॉप पर भी ये वर्क करता है, टाइनी जो रेन ड्रॉप्स होती है ना स्फेरिकल होती है उनके लिए। आर है अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उसकी रेडियस, और वीटी है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के मोमेंट पर विस्कॉस फोर्स
क्या होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। कॉपी के टॉप पर लिखना है ओनली आपको, लिखिए स्टोक्स फॉर्मूला, कॉपी के टॉप पर स्टोक्स फॉर्मूला। स्टोक्स फॉर्मूला देखिए, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, 6 पाई ईटा आर वी टी। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा था ना, इधर भी आप देखें तो हमने स्फेरिकल बॉडी लिया था, मेटेलिक स्फेरिकल बॉडी, इसका रेडियस कुछ है, और जब ये नीचे की तरफ है ना, जैसे जैसे डाउनफॉल करेगा इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। जब ये बॉडी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेगा, उसके बाद विस्कॉस फोर्स इतना इंक्रीज हो चुका होगा कि इन दोनों का सम किसको बैलेंस कर लेगा, वेट को, और नेट फोर्स उसी मोमेंट पर क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्सेलरेशन तो जीरो होना ही है, फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स, और फिर उसके बाद में कोई स्पीड अप नहीं होगा। इसीलिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैक्सिमम कांस्टेंट, दो वर्ड लिखे हैं ना, द मैक्सिमम कांस्टेंट और द कांस्टेंट मैक्सिमम, क्या लिखा है, बात एक ही है क्या, या अलग हो जाती है, अलग हो जाती है, कांस्टेंट मैक्सिमम, मैक्सिमम कांस्टेंट, है ना, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है प्लस मैक्सिमम भी है, या मैक्सिमम कांस्टेंट, दोनों सेंस ठीक आ रहे हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन कौन बताएगा, रजिस्टर बंद करके। इस डायग्राम से बात को समझ सकते हैं, व्हेन अ बॉडी ड्रॉप्ड इन फ्लूइड, इनिशियली its velocity increases, after some time the body moves with a maximum constant or a constant maximum speed, आगे which is called, तो आप प्रैक्टिकली सोचें तो यही पता लगेगा कि इनिशियली स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके बाद जब विस्कॉस buoyancy फोर्स वेट को बैलेंस कर लेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, स्पीड अप जीरो, कांस्टेंट स्पीड। आई थिंक कोई ऑडियो वीडियो ऑन कर ली, वजन कर ली क्या बेटी? किताबा कटा, कॉपी कटा, हाँ दाब से ये कुछ है क्या, 10 मिनट्स या 5 मिनट्स, 5 मिनट्स है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दोगे। भाई घर से कोई म्यूटेड नहीं है, उनको म्यूट कौन नहीं है देखो ना, एक क्वेश्चन छोटा सा हो गया शायद, है ना। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉस प्रेशर, इनमें एक रिलेशन डेराइव करके बताया था, सिलिंड्रिकल लिक्विड कॉलम लेकर, क्या था, P इक्वल टू PA प्लस रो जी एच, यही था ना, बिल्कुल सही बात है, ओके। एक हमने टॉपिक और कर लिया था, पास्कल्स लॉ, याद है, चलिए पहले इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर आपसे कहें एक यू शेप की कोई ट्यूब है, दोनों एंड क्या है, ओपन है, यू शेप की कोई ट्यूब है और इसके दोनों एंड ओपन है, बात को समझे पहले। और इस ट्यूब में दो लिक्विड फिल किए हुए हैं, और वो दो लिक्विड ऐसे हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते। यहाँ पर देख सकते हैं एक बाउंड्री है, उसके बाद ये लिक्विड है और उसके नीचे यहाँ पर ये लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों की हाइट का कुछ डिफरेंस है, लेट ये है 2 मिलीमीटर, कुछ डिफरेंस है 2 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पर इसकी डेंसिटी आपको बता दी, रो 1, लेट ये डेंसिटी है 5
या थोड़ी ज्यादा कर देते हैं, 1.2 into 10 to the power 3 kg per meter cube. This is the density, है ना? What is the density of the second liquid? What is the density of the second liquid? या एक और बात आपको चलो बता दीजिए, ये जो बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट यहां पर है ये दोनों, चलिए ये आपको एक और इंफॉर्मेशन बता, अब बताइए क्वेश्चन डायग्राम बनाओ, एक और इंफॉर्मेशन दूंगा, है ना? तो क्वेश्चन डायग्राम में 2 मिलीमीटर हाइट एक्स्ट्रा है, उधर राइट साइड वाला जो पोर्शन है आर्म है उसमें 2 मिलीमीटर हाइट एक्स्ट्रा है, एक तो ये इंफॉर्मेशन। दूसरी डेंसिटी रो 1 1.2 10 to the power 3 kg per meter cube। चलिए यहाँ पर टोटल हाइट भी बता देते हैं आपको, ग्राउंड लेवल से ये जो हाइट है ये और बता देते हैं आपको, 12 मिलीमीटर। चलिए अब ठीक है, 12 मिलीमीटर और एक्स्ट्रा हाइट 2 मिलीमीटर। What is the density of fluid in right arm? इस राइट आर्म में, यू ट्यूब की राइट आर्म में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो 2 क्या होगी? रो 1 गिवन है ना? तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट बात तो वही है, फिजिक्स तो वही है, कैलकुलेशन आप आराम से कर लेंगे। तो आप आइडिया लगाओ, चलिए इतना बताइए, रो 2 की वैल्यू रो 1 से ज्यादा होगी या कम? रो 2 की वैल्यू रो 1 से ज्यादा होगी या कम होगी, इतना तो बताओ। कम। कम होगी। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको पार्टीशन वाली, ये पार्टीशन वाली लाइन बिल्कुल मिड पर है। ये तभी पॉसिबल है जब राइट साइड वाला लिक्विड कॉलम जो यहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहा है और लेफ्ट साइड वाला लिक्विड कॉलम जो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है दोनों सेम हो, तभी बिल्कुल मिड में होगा ये पार्टीशन। अगर ये वाला ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे तो ये मिड वाला इधर खिसक जाएगा, ये ज्यादा अप्लाई कर दे तो उधर चला जाएगा, बट बिल्कुल मिड में है। प्रेशर सेम होगा कहां पर? यहाँ पर। किसका? राइट साइड वाले लिक्विड का एंड लेफ्ट साइड वाले लिक्विड का प्रेशर सेम है दोनों तरफ। पहली बात आप भी सोच सकते हैं, अगर आप यहाँ पर है ना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, दोनों तरफ बराबर है, तो आप देखेंगे ये वाला लेवल डाउन चला जाएगा और ये जो मिड वाला है ये भी ऊपर चला जाएगा, सब कुछ ऊपर चला जाएगा। बट अभी जो पिक्चर आपको दिख रही है ये है इक्विलिब्रियम में कंडीशन। तो एक्चुअल में जब आप सॉल्व करेंगे ना, P1 इक्वल टू P2, P1 इस साइड का प्रेशर, P2 इस कॉलम का प्रेशर यहाँ पर जो कि सेम है, तब आप देखेंगे P1 के लिए क्या लिखेंगे? H रो 1 G, और P2 के लिए क्या लिखेंगे? H रो 2 G। ठीक है, अब H के प्लेस पर मैं H2 कर देता हूँ और यहाँ H1 कर देता हूँ। H1 रो 1 G, H2 रो 2 G। भाई हाइट अलग अलग है ना, इसलिए H1 H2 करना ही पड़ेगा। G कैंसिल, H गिवन है, H1 H2 दोनों गिवन है। गिवन है क्या? H2 कितना है? इसके लिए H2 होगा, ये समझ रहे हैं? और H1 कितना होगा यहां से लेकर यहां तक, ये कितना होगा जो आप कह रहे थे? 14 मिलीमीटर, है ना? तो रो 2 आप पता करेंगे थोड़ा ज्यादा आएगा, सही बात है। तो उसका रीजन क्या है? जितना प्रेशर 12 मिलीमीटर mm हाइट का कॉलम अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर उतना प्रेशर 14 mm हाइट का कॉलम अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ डेंसिटी कम होगी, तभी तो आपको हाइट ज्यादा लेनी पड़ी। रो 1 की डेंसिटी कम है इसलिए हाइट ज्यादा लेनी पड़ी, रो 1 डेंसिटी कम है इसलिए हाइट ज्यादा लेनी पड़ी।
रो टू डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी तभी तो हाइट कम लेनी पड़ी। प्रेशर सेम रखने के लिए, दोनों तरफ से प्रेशर सेम होगा तभी इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, मिड में, तो आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये तो एक इजी है। आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जहां 1 2 3 3 लिक्विड मिक्सअप किए मैं इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला यही काम आता है, रो जी एच। भैया रो जी एच कौन सा प्रेशर होता है? गॉस प्रेशर। यहाँ पर टोटल प्रेशर की बात करें ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है, बट आप अगर यहाँ पीए प्लस कर देंगे तो आपको यहाँ भी पीए प्लस करना पड़ेगा, बट वो क्या हो जाता है कैसे, हमें तो रो2 पता करना है। आ गया होगा कुछ फ्रैक्शन में, जी से जी कैंसिल, तो रो2 इक्वल टू क्या होगा, H1 रो1 अपॉन H2 है ना, और H1 कितना है 14, रो1 कितना है 10 to the power 3 और ये है 12, 7/6, तो इसका मतलब 1.4 into 10 to the power 3 kg per meter cube आ रहा है क्या, देख लो। Yes, sir. आ जाएगा ना, दैट्स इट। रो2 थोड़ा सा ज्यादा है, तो रो जी एच सेम करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर ये और लाइट वेट लाइट डेंसिटी का होता तो इसका कॉलम और हाइट पर लेना पड़ता, तब जाकर इक्विलिब्रियम यहां सेट होता। अगर दोनों सेम डेंसिटी के होते तो आपको दोनों तरफ हाइट भी सेम लेनी पड़ती। जितना डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना हाइट का डिफरेंस भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ।